सूबे भर में IBA पास 5,000 से ज्यादा असातिज़ा की भर्तियों का मामला है। असातिज़ा बनने के सैकड़ों उम्मीदवार सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का कमरा अदालत भर गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस से मुतल्लिका बेंच को अरसाल कर दिया। अदालत ने मजीद समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। जी हाँ, सूबे भर में IBA पास 5,000 से ज़्यादा असातिज़ा की भर्तियों का मामला है। असातिज़ा बनने के सैकड़ों उम्मीदवार सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का कमरा अदालत भर गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस मुतल्लिका बेंच को अरसाल किया। अदालत ने मज़ीद समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी है। और कराची वालों की सुन ली गई। कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए 4 अरब रुपए जारी कर दिए गए। 4 अरब की रकम पहले सेफ सिटी के पहले फेज के लिए जारी की गई। पहले फेज में चेहरा शनाख्त करने वाले 1300 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे नाइट विजन होंगे। गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी पढ़ सकेंगे। नंबर प्लेट्स की रिकॉर्डिंग के साथ तस्वीर भी ली जा सकेंगी। जारी रकम से पेट्रोलिंग के लिए 23 स्मार्ट गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कंट्रोल रूम की इमारत भी मुकम्मल की जाएगी। इब्तदा में कराची का रेड जोन और चारा फैसल को सेफ बनाया जाएगा। जारी रकम से एयरपोर्ट को कॉरिडोर के इलाकों को भी कवर किया जाएगा। जेल जाने वाले अफराद का डेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुंसलिक किया जाएगा। कैदियों का डेटा तस्वीर के साथ प्रोजेक्ट से मुंसलिक करने में 2.5 साल लगेंगे। प्रोजेक्ट की इमारत कराची पुलिस ऑफिस के साथ तामीर की जा रही है। इमारत में प्रोजेक्ट का कमांड एंड कंट्रोल का पूरा निज़ाम होगा। जारी रकम से इमारत की तामीर को मुकम्मल किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला अगले सिग्नल पर पकड़ा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस सिग्नल तोड़ने वाले की इत्तला अगले सिग्नल पर देगी। DIG ट्रैफिक ने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी कर दी। ट्रैफिक पुलिस को एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल पर मौसर राब्ते का हुक्म भी दे दिया है। मसरूफ कारोबारी इलाकों में डबल पार्किंग पर भी एक्शन की हिदायत कर दी। DIG ट्रैफिक का कहना है कि सदर और तारिक रोड पर डबल पार्किंग हरगिज ना होने दे। MA जिनाह रोड पर भी डबल पार्किंग नहीं होनी चाहिए। गैर कानूनी पार्किंग कराने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस को भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। फैंसी नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। एक्साइज से मिलकर फैंसी नंबर प्लेट पर एक्शन लिया जाएगा। जाली सरकारी नंबर प्लेट पर भी भरपूर कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस को अपने इलाकों में हादसा की वजह मालूम करने का हुक्म दे दिया। हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को सरकारी कराने की हिदायत की। ट्रैफिक पुलिस को यह भी हिदायत की कि हैवी ट्रैफिक को फास्ट लेन की खिलाफ वर्जी ना करें। और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कराची में जराइम बढ़ रहे हैं। एक लूट मार, डाकू और एक वर्दी वालों ने मचाई हुई है। सड़कों और चौराहों से रिश्वत का बाजार खत्म करना होगा। इलाकाई SHO को मुअत्तल करने से मसाइल हल नहीं होंगे। कराची से कश्मीर तक डाकों की अलगार है। कराची के लोग अमन पसंद शहरी हैं। उन्हें सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। मेयर कहते हैं सारी चीज़ों की जिम्मेदारी MQM है और 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। माओ से उनके लाल छीन लिए जाते हैं। बाप से उनका सहारा छीन लिया जाता है। और ये सिलसिला जब से ये नई हुकूमत की तश्कील हुई है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि इसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जब से नई हुकूमत की तश्कील हुई है, इस मसले को सियासी मसला नहीं बल्कि इंसानी मसले के तौर पे टेकअप किया। कराची से लेकर कश्मीर तक ये पूरा सूबा डाकुओं के हवाले हो गया है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि चाहे वो कच्चे की सूरत हाल हो या शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हों, ये थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन इदारों की जिम्मेदारी है, चाहे वो IG साहब हो और पूरा पुलिस का महकमा हो, वो सिर्फ 2 ही काम करने में लगे हुए हैं। अमनो अमान तो उनसे ठीक होके दे नहीं रहा। वो या तो चाय पिला रहे हैं, पूरे सूबे में यही हाल है। पुलिस अफसरान का, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो एक इलाके में रोड पे खड़े होने वाला एक पुलिस कांस्टेबल हो, वो क्या कर रहा है? वो या तो खुशामदी में लगा हुआ है या उन शहरियों को लूट रहा है।
ایک لوٹ مار ڈاکوؤں نے مچائی ہوئی ہے اور ایک لوٹ مار یہ وردی والے جو پولیس والے ہیں ان لوگوں نے مچائی ہوئی ہے. بھائی یہ شہر برباد ہو چکا ہے نا, روڈ انفراسٹرکچر تو خراب ہے, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے, تو وہ یہ چاہ رہے ہیں حکمران کہ وہ اس مسئلے پر بھی سیاسی مسئلہ بنا کے اس مسئلے کی بھی شدت میں کمی لے آئیں. یہاں لوگ ایس ایچ اوز کی تعیناتی رشوت دے دے کے جب ہوگی تو یہی والا حال ہوگا ہمیں. اور اس طرح اگر سلسلہ چلتا رہا تو بھائی یہاں لوگوں کا سیچوریشن لیول کراس ہو چکا ہے, پھر لوگ سڑکوں پہ بھی آئیں گے, پھر لوگ چوک چوراہے بھی بند کریں گے. تو اس دن سے بچیں, حکمرانوں کو متنبہ کر رہا ہوں, اس دن سے بچیں. کراچی کے شہری امن پسند شہری ہیں, آپ ان کو زبردستی اس طرح کے اقدامات کر کے ان کو ایجیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اوپر تلے جو شہر کے میئر ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں جی یہ ساری چیزوں کی ذمہ دار متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. یار مطلب ہوش کے ناخن لیں, 15 سالوں سے حکمرانی کس کے پاس ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ہے. آج 16واں سال ہے آپ کے اقتدار کا, آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا, آپ کو اپنا ہاؤس ٹھیک کرنا ہوگا, ورنہ اس طرح آگے ہی بن سکے. اعلیٰ افسران کی جانب سے تھانوں کی بندربانٹ اور تیزی سے تھانے داروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کو بریک لگنے کا امکان ہے. پولیس چیف نے تینوں زونز کے ڈی آئی جیز کو ایس ایچ اوز کے تبادلوں سے روک دیا. کراچی پولیس چیف عمران یعقوب منہاس کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں کراچی کے تینوں زونز میں بلا وجہ ایس ایچ اوز کے تبادلوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق کچھ عرصے سے غیر معمولی تیزی کے ساتھ تھانے داروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہوئی ہے اور ان تبادلوں میں ایس او پیز کو نظر انداز کیا گیا. ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تمام ڈی آئی جیز کو ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا احکامات دیے ہیں. ڈی آئی جی ٹریفک کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ کسی بھی ٹریفک سیکشن میں ایس او کے تبادلے اور تقرریوں میں ایس او پیز کا خیال رکھیں. ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. 8ویں روز بھی میٹرک کا حل شدہ پرچہ لیک کر دیا گیا. تفصیلات فاران خان کی رپورٹ میں. بورڈ انتظامیہ نقل مافیا کے ہاتھوں یرغمال. نقل کی روک تھام کے لیے کیے گئے تمام اقدامات ناکام. کراچی میں پرچہ لیک ہونا معمول بن گیا. 10ویں جماعت کے حیاتیات کا حل شدہ پیپر واٹس ایپ پر جاری کر دیا گیا. نقل مافیا نے صوبائی وزراء چیئرمین میٹرک بورڈ کے نوٹسز کو بھی سنجیدہ نہ لیا. میٹرک امتحانات میں 3,68,000 سے زائد طلبہ کی رجسٹریشن کی گئی جن کے لیے مجموعی طور پر 505 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں دوپہر کی شفٹ میں 9 جماعت جنرل گروپ کے طلبہ سائنس کا پرچہ دیں گے. کیمرامین حارث کے ساتھ فاران خان, سٹی 21. حکومت کا تاجر دوست اسکیم کو ہر صورت کامیاب بنانے کا عندیہ. ایف بی آر حکام کا تاجر رہنماؤں پر دباؤ. تمام دکانداروں کی اسکیم میں شمولیت ضروری قرار دے دی. انجمن تاجران کراچی کے صدر جاوید شمس نے اسکیم کے تحت اندراج کرانے والوں کے پرانے کھاتے نہ کھولنے کا بھی مطالبہ کیا. اس پر تفصیلات حاصل کریں گے ایاز رانا سے. جی ایاز. جی بالکل, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ تاجر دوست اسکیم کو لے کے جو ہے وہ جہاں وزیر خزانہ ہو چاہے ایف بی آر ہو وہ یہ کہنے کے لیے باضد ہیں کہ اس اسکیم کو جو ہے ہم کامیاب بنائیں گے. اس کے اوپر اب تک کیا لائے عمل ہے, اس وقت ایسوسیشنز کیسے دیکھ رہی ہیں, میں اس کو جاننے کے لیے ہم لیاقت آباد آئے ہیں. انجمن تاجران کراچی کے صدر ہیں جاوید شمس, ان سے ہی جانتے. جاوید بھائی, بڑی خبریں ہمیں مل رہی ہیں کہ تاجر رہنماؤں پہ بڑا پریشر ہے ایف بی آر کا. کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر ایف بی آر والے آ کے دباؤ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بہت اہم ایشو ہے. پاکستان کی معیشت میں ٹیکسیشن کا کردار بہت اہم ہے. جب تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے ممکن نہیں کہ ملک ترقی کرے. لیکن بدقسمتی ہے کہ پچھلے 5 سال کے مسلسل پریشر کے بعد چھوٹے تاجروں کے اصرار پر ایف بی آر حکام نے اور حکومت پاکستان نے جو ہے وہ ایک تاجر دوست اسکیم کے نام سے اسکیم متعارف کرائی ہے. لیکن بدقسمتی وہی ہے کہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس میں چند ایسے جو ہے وہ نکات شامل کیے ہوئے جس کی بنیاد پر اب تک جو ہے تاجر برادری اس کو ویلکم نہیں کر رہی ہے. اور وہ ظاہر بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے منسٹری اسکیمیں پاکستان بھر کے اپنے جو لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے ان کو فائدہ دینے کے لیے متعارف کرائی جاتی رہی ہیں, اسی طرح تاجروں کے لیے بھی ایسی جو ہے وہ اسکیم متعارف کرائی جائے. اگر ہم تاجر دوست اسکیم میں لوگوں کو رجسٹرڈ کراتے ہیں تو صرف ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی ان کو جو ہے ان کے سابقہ کھاتے نہ منگوائے جائیں, ان کو نوٹسز کا اجرا نہ کیا جائے, ان کو ایف بی آر کے دفاتر کے دھکے نہ لگائے جائیں یا توڑ جوڑ کا عمل نہ کیا جائے. یقیناً حکومت پاکستان معیشت کو بہتر بنانے کی طرف گامزن ہے, لیکن اگر اس قسم کے اقدامات نہیں کیے جائیں گے تو تاجر کسی بھی صورت میں اس پریشر کو جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. اور اس کا واضح عمل آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت اور ایف بی آر حکام نے زبردستی مارکیٹوں میں جانے کی کوشش کی, لیکن تاجروں نے جو ہے انہیں منع کر دیا کہ ہم رجسٹرڈ نہیں ہوں گے. اور انجمن تاجران
कराची का जो है वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आप बराए करम चेयरमैन FBI और वज़ीर ख़जाना साहब इस पे बैठें। जावेद शम्स का तफसीलन यही बताना है कि FBI हुकाम के अंदर जो वो काली भेड़ें हैं, जो इंडिविजुअल्स जो वो ऐसे काम करते हैं कि वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। जब कोई ताजिर असखुद अगर अपने खाते वहाँ पे रजिस्टर्ड करता है या अपने आप को रजिस्टर कराने जाता है, तो इस बात की कम अज़ कम हुकूमत इनको गारंटी दे। लेकिन अगर ताजिर दोस्त स्कीम को कामयाब बनाना है तो उसके लिए ये गारंटी देनी ज़रूरी है ताजिर रहनुमाओं को कि उनके पिछले खातों को लेके उनको परेशान नहीं किया जाएगा। जी, कराची में डकैती की वारदात में मुलव्वस मुलजिम लाहौर से पकड़ा गया। क्लिफ्टन की तफ्तीशी टीम ने लाहौर से सीरियल डकैत को गिरफ्तार कर लिया। ASP अब्दुर्रहमान के मुताबिक मुलजिम डकैत गैंग का सरगना है। मुलजिम अब तक फ्रेंचाइजेज, फूड चेन्स और मेडिकल स्टोरों पर डकैतियां कर चुका है। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी की रिपोर्ट में। कराची पुलिस के लिए दर्दसर बना डाकू लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। ASP क्लिफ्टन ने मुलजिम से मुतालिक हैरानकुन इंकशाफात कर डाले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद अब्दुर्रहमान ने बताया कि मुलजिम कराची की मुतादिद फ्रेंचाइज, फूड चेन्स और मेडिकल स्टोर्स पर डकैती की वारदातें कर चुका है। गिरफ्तार मुलजिम पुलिस अफसर की शहादत समेत मुतादिद वारदातों में मुलव्वस था। मुलजिम के क्रिमिनल रिकॉर्ड में 15 केसेस हैं, जिनमें से 5 केसेस 302 के सामने आए हैं। सीआरओ रिकॉर्ड में अभी तक जो है वो 15 केसेस ऑलरेडी हैं जिसपे इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें 5 ऐसे 302 के मुकदमात हैं कत्ल के, जिसमें एक हमारे ASI वसीम साहब जो शहीद हो गए थे 2009 में एक पुलिस मुकाबले में, वो भी शामिल हैं। और मज़ीद आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए लोग जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। ASP क्लिफ्टन ने बताया कि मुलजिम कराची पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ था। मुलजिम वारदातों के दौरान पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करता था और वारदातों के बाद कम सिग्नल वाले इलाकों में रूपोश हो जाता था। इसका मोडस ऑपरेंडी एक बहुत शातिर किस्म का डकैत है। इसने पुलिस का यूनिफॉर्म भी यूज़ किया है, मुख्तलिफ तरीके यूज़ किए वारदात करने के लिए, और बाद में जब ये वारदात करता था तो भागने के लिए ये समटाइम्स पुलिस का यूनिफॉर्म यूज़ करता था। मुलजिम को लाहौर के इलाके 9 लक्खा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान बताया कि बेटी कराची में मेडिकल की तालिब इल्म है, एक बेटा अमेरिका में है। गिरफ्तार मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए ईस्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम से मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। जावेद कायम खानी, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदम तवज्जुही पर अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। केस की समाअत पर दरख्वास्त गुजार नसरत आरा ने कहा कि JIT यहाँ टास्क फोर्स के इजलास में जाते हैं तो बेइज्जती की जाती है। शोहर की गुमशुदगी को 9 साल हो गए जब से हम मुख्तलिफ दफातर के धक्के खा रहे हैं। JIT ने जबरी गुमशुदगी का केस करार दे दिया। हुकूमत से रकम मिलने की तवक्को पर बेटी की शादी तय कर दी। हुकूमत ने अदायगी नहीं की, इंतहाई रिसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले से उधार मांग कर बेटी को रुखसत किया। सरकारी रवैये पर अदालत ने होम सेक्रेटरी को तलब कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल केस के मुल्ज़मान की दरख्वास्त पर जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने मुल्ज़मान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। देखिए, डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत हुई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी सुहेल अहमद मशहूरी ने तीनों मुल्ज़िमान की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद कर दी है। मुल्ज़िमान में मोहम्मद ख़ान, उमैर ख़ान और महताब ख़ान शामिल हैं। अदालत ने ज़मानत मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस किस्म के वाक़यात से शहरी खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शहर में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। डकैती का वाक़या जो है वो गुज़श्ता साल पेश आया था। मुल्ज़िमान ने एतराफ़ किया कि जब 2 शहरियों ने बैंक से पैसा निकाला तो उन्होंने जो है वो ताक़ुब किया और इस्लामिया कॉलोनी के करीब उनसे डकैती की वारदात की। जब शहरियों ने मज़ाहमत की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक शहरी जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया था। इन मुल्ज़िमान को गुज़श्ता साल नवंबर में गिरफ़्तार किया गया था। वकील दिफा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम का नाम तो मुकदमे में शामिल ही नहीं है, ना ही ये जाए वक़ुआ से गिरफ़्तार किए गए हैं। ताहम गवाह ने जो है शनाख्त परेड के दौरान अब मुल्ज़िमान को पहचान लिया है। जबकि अदालत ने यह भी कहा, अपने हुक्मनामे में तहरीर किया कि मुल्ज़िमान पर लगाई गई दफ़ात काबिल ज़मानत नहीं है, लिहाजा अब मुल्ज़िमान की ज़मानत दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की जाती है। वाक़े का मुकदमा थाना पीराबाद में दर्ज किया गया था। मुकदमे में कत्ल की दफ़ात भी लगाई गई थी। सूबाई वज़ीर बल्दिया सईद गनी का मलीर एक्सप्रेस और कोरंगी कॉस्वे का दौरा है। सईद गनी ने कहा, मलीर एक्सप्रेस कायदाबाद फेज़ का 14 अगस्त को इफ्तिताह होगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी का मलीर एक्सप्रेस और कोरंगी कॉस्वे का दौरा है।
सईद गनी ने कहा कि मलिर एक्सप्रेस कायदाबाद फेज का 14 अगस्त को इफ्तिताह होगा। बिल्कुल, ये मनासर आप देख रहे हैं। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी मलिर एक्सप्रेस और फिरंगी कॉजवे का उन्होंने दौरा किया है और सईद गनी ने कहा है कि मलिर एक्सप्रेस कायदाबाद फेज का 14 अगस्त को इफ्तिताह होगा। इस बारे में काफ़ी ब्रीफ किया गया कि कब तक ये मुकम्मल कर लिया जाएगा और हिदायत जारी की गई हैं कि 14 अगस्त से पहले ये मुकम्मल हो जाए ताकि 14 अगस्त को इसका इफ्तिताह किया जाएगा मलिर एक्सप्रेस का। और गर्म मौसम में बिजली की आंख मचोली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। बिजली की बंदिश कारोबारी सरगर्मियों को भी मुतासर करने लगी। लियाकताबाद आयरन मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजर शदीद परेशान हो गए। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं बसीम इफ्तिखार। आज भी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के साथ जो है वो आर्यन मार्केट भी जो है इससे मुत्तसिल है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग की वजह से जो ताजर हैं और जो दुकानदार हैं उनको कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है और शदीद गर्मी भी है, दोपहर का वक्त भी है। ये बताएँ कि लोड शेडिंग की वजह से आपके लिए कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया और कारोबार पर क्या असर पड़ा है? लोड शेडिंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है मुतासर हुए हैं। यहाँ पे कारोबार हमारा वैसे ही मुतासर हुआ है, कारोबार है नहीं हालात की वजह से। फिर दूसरा ये कि लाइट ना होने की वजह से हमारे ग्राहक बहुत परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। अब लाइट नहीं है, गर्मी में ग्राहक आता है, वो बोलता है कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं। अब रोज़ जनरेटर चलाना, रोज़ का पेट्रोल डालना 500-600 रुपये का, कहाँ से एक नॉर्मल आदमी कर पाएगा। जी बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ इन्हीं की नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में और बिलखुसूस स्टील मार्केट में जो भी दुकानदार हैं, ताजर हैं, उन सब का यही दुख रहा है कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया। क्योंकि ग्राहक जब आते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर जो दीगर मसनूआत है वो चेक नहीं करा सकते हैं क्योंकि बिजली मौजूद नहीं होती। और शदीद गर्मी में फिर ऐसी सूरत हाल में ग्राहक वापस चला जाता है, कारोबार करना शदीद मुश्किल हो गया। दूसरी जानब बिजली महंगी होने के बावजूद बिजली के बिलों की अदायगी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग की अजियत को झेलना पड़ता है। लेकिन के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, बल्कि के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि कराची के 71% इलाकों में बिजली फराहम की जा रही है। अगर कहीं पे केबल फॉल्ट आता है या फिर तकनीकी ख़राबी आती तो उसको लोड शेडिंग की तजबीह ना दी जाए। इसी के साथ साथ के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। जी। और कराची में मैट्रिक इम्तहानात का सिलसिला जारी है। इस वक्त जनरल ग्रुप का जनरल साइंस का पर्चा लिया जा रहा है, जबकि आज सुबह भी इम्तिहान शुरू होने से कबल हयातियात का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे आयमा खान से, जो कि इस वक्त चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के साथ मौजूद हैं। जी आयमा। जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक के इम्तिहानात का आज जो है वो 8वां रोज़ है और इम्तिहान का सिलसिला जो है वो जारी है। सुबह के शिफ्ट में आज जो है वो बायो का पर्चा जो है वो लिया गया है और जो है वो अब दोपहर की शिफ्ट में जो जनरल ग्रुप का पर्चा है वो लिया जा रहा है। इस पर हवाले से बात करने के हमारे साथ चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। सर, हमें ये एक चीज़ ये बताइएगा कि मैट्रिक के इम्तिहानात का सिलसिला 8वें रोज़ भी जो है वो पर्चा लीक आउट हो रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बात यह है कि हम जो है दूर दराज इलाकों में 50 मिनट पहले जो है 40-50 मिनट पहले पेपर पहुंचा देते हैं और करीबी इलाकों में 20-25 मिनट पहले जो है हम पेपर पहुंचा देते हैं। जब पेपर एक दफ़ा जो सेंटर पे पहुंच चुका होता है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट की जो है जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी सेंसिटिविटी का ख्याल करे और उसकी सीक्रेसी का ख्याल करे। आप देखे होंगे कि जो मीडिया में वायरल होता है पेपर आउट हुआ है जो वो जो है वो पर्चा शुरू होने से 40 मिनट के क्या कहते हो कि 20 मिनट पहले 25 मिनट पहले का टाइम दिखाते हैं और उसमें लिखते हैं पेपर आउट हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मेरी कल जो इस तरह के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं मैंने उन पर कॉल करी, उन पर कॉल करके मैंने पूछा कि आप लोग अगर मुझे पहले पर्चा चाहिए, मैंने अपनी शनाख्त छुपा के उनसे पूछा कि अगर मुझे पहले पेपर चाहिए तो आप लोग क्या पेमेंट लेते हैं, तो उनका ये मौक़िफ़ था। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। उन्होंने आगे से कहा कि बोर्ड में बहुत सख्ती हो गई है तो अब जो है वो हम पर्चा पहले लीक आउट नहीं कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि बोर्ड की तरफ से कोई मुलविस है इसमें? नहीं, हो सकता है बोर्ड की तरफ से कोई मुलविस हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है सेंटर्स पे जो है होते हैं जो ड्यूटी पे। अब ज़ाहिर है हर सेंटर में किसी में 20 जो है 9 क्लासेस होते हैं, किसी में 30 क्लासेस होते हैं, तो सेंटर सुपरिटेंडेंट वहाँ पे जो है वो पर्चा खोल के डिस्ट्रीब्यूट करता है, काउंट करता है, फिर देता है। उसी दौरान अगर किसी ने जो है उसको में 20 मिनट 25 मिनट पहले तो हो सकता है उसमें किसी ने बंदे ने शरारत करके अगर जो है शॉट लेके और बाहर कर दिया हो तो ज़ाहिर है उसको जो है 25 मिनट में जो अगर 5 टीचर बैठे होते हैं तो वो जो है 10 मिनट में उसको सॉल्व करके और दोबारा अंदर भेज देते हैं, तो 10-15 मिनट पहले बच्चों को जो है वो पेपर मिल जाता है। तो सारी ये जो है वो व्हाट्सएप और जो है मोबाइल की वजह से जो है किस्म का हुआ है।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह मौजूद। इनका ये बताना है कि 50 मिनट पहले अगर पर्चा कोई लीक आउट होता है तो उसमें बोर्ड की ज़िम्मेदारी नहीं होती। इसमें जो है वो सेंटर में मौजूद जो अफराद होते हैं उनकी जानिब से जो है वो पर्चा लीक आउट कर दिया जाता है और वो फिर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो फौरी तौर पर वायरल हो जाता है, जिसके ज़रिए जो है वो इन्होंने पीटीए को भी जो है वो ख़त लिखा हुआ है कि वो इनसे ताउन करें एग्ज़ाम के दौरान। जी सिटी कोर्ट में मोबाइल नेटवर्क तातुल और इंटरनेट सर्विस में रुकावट का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने पीटीए और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। सिटी कोर्ट के अंदर और अतराफ में मोबाइल नेटवर्क में तातुल और इंटरनेट सर्विस में रुकावटों के खिलाफ कराची बार की जानिब से अदालत से रुजू किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में आज उन्होंने दरख्वास्त दायर की, इस पर समाअत हुई। अदालत ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी समेत तमाम मोबाइल कंपनीज को नोटिस जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर यानी कि 28 मई तक जवाब भी तलब किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील कराची बार के जनरल सेक्रेटरी, उनका ये मौक़िफ़ है कि अदालत ने यह भी हुक्म दिया है तमाम कंपनी और पीटीए वहाँ पर जाएं, जायज़ा लें कि वहाँ पर मसला जो है क्या दरपेश है, जिसकी वजह से एक तो मोबाइल सर्विस में तातुल आ रहा है और इंटरनेट की सर्विस में भी रुकावटें आ रही हैं। दरख्वास्त गुजार वकील का ये कहना है कि मोबाइल सर्विस में रुकावटें और तातुल की वजह से वहाँ पर जो साइल आते हैं वो अपने वकला से जो है रब्ता नहीं कर सकते। साथ ही साथ वहाँ पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बंदिश और रुकावटों की वजह से जो वहाँ का स्टाफ है, वकला है या दीगर अमला है, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घंटों घंटों साइल जो हैं अपने वकला से रब्ता करने के लिए वहाँ आते हैं, लेकिन रब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर पीटीए समेत तमाम जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, मोबाइल कंपनीज, उनसे जवाब तलब कर लिया है। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में गाड़ियों की फ़रोख्त में 12% का इजाफा देखने में आया है। आपको बताएं कि मार्च के मुकाबले अप्रैल में गाड़ियों की फ़रोख्त में 12% का इजाफा हो चुका है, जबकि रवा माली साल 10 माह में गाड़ियों की फ़रोख्त 31% कमी से 79,595 रही। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी देखिए जाए, पाकिस्तान ऑटो मोटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने फरोख्त का डाटा जारी कर दिया। मार्च 24 के मुकाबले अप्रैल 24 में गाड़ी की फरोख्त 12% का इजाफा हुआ, 9,515 रही है, जबकि मार्च 24 में 9,381 यूनिट फरोख्त हुए थे। जबकि देखा जाए यहाँ पे अप्रैल 23 में जो है 4,483 यूनिट फरोख्त हुए थे और यहाँ पे जो एक साल के दौरान देखा जाए तो 135% का बड़ा इजाफा है। और मुकामी कारसाज कंपनियों ने जो है रवा माली साल 10 माह में गाड़ी की फरोख्त जो है 31% कमी से 80,000 के करीब रही है। इसमें साथ ही देखा जाए मोटरसाइकिल और रिक्शे की मजमूई फरोख्त जो है मार्च 24 से अप्रैल 24 से 15% का इजाफा हुआ है, जो कि 1,07,590 यूनिट्स रही है। और यहाँ पे देखा जाए रवा माली साल जो है 10 माह में मोटरसाइकिल और रिक्शे की फरोख्त जो है 6% कमी से 9,41,406 रही है। और साथ ही देखा जाए कि मार्च 24 के मुकाबले में अप्रैल 24 में ट्रैक्टर की फरोख्त में 35% की कमी हुई है, जो कि घट कर देखा जाए तो 3,083 यूनिट रहे हैं, जो कि मार्च 24 में 4,608 यूनिट थे। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, अपडेट कर रहे थे। जामे कराची में HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर रिटायर्ड प्रोफेसर की तैनाती के खिलाफ मुजाहरा जारी है। मुलाजमीन का ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा, जान लेते हैं सैयद जुबैर राशिद से। अभी अपने नाज़रीन को बताएंगे जामे कराची में HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर रिटायर्ड प्रोफेसर की तैनाती के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है। अब आपको बताएं कि कराची के 7 अजला में टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ी से जारी है। आज लियारी UC2 में भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया। डॉक्टर अनीसा के मुताबिक योमिया 8 से 10 बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं फरहान खान से। जी फरहान। जी बिल्कुल, कराची के 7 जिला के अंदर टाइफाइड की मुहिम जो है वो जारी है, जो अब से 25 मई तक जारी रहेगी। इस वक्त मैं लियारी UC2 के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे टाइफाइड की वैक्सीनेशन का अमल जो है वो ज़ोरों शोरों से जारी है। इस वक्त डॉक्टर अनीसा हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, लियारी के अंदर क्या रुझान देख रही हैं और वैक्सीनेशन के हवाले से बताइए, यहाँ पर रोज़ कितनी जो है वो वैक्सीन की जा रही है और क्या एक मैसेज देना चाहेंगी हमारी आवाम को टाइफाइड की जो है वो अवेयरनेस के हवाले से?
السلام علیکم ٹو ایوری ون. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہماری شیڈول میں شامل تھی. 9 منتھ میں ہم ویکسینیشن کر رہے تھے ٹائیفائڈ کی, ٹھیک ہے, لیکن ہماری یہ بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہ کیمپین چلائی ہے جس میں 9 منتھ سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کو یہ ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن ہم دے رہے ہیں. میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے تمام بچوں کو ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن لازمی کروائیں اور اس کو اس بیماری سے بچائیں. چونکہ ہمارا یہ علاقہ بہت زیادہ انوائرمنٹ اتنا گندا ہو رہا ہے اور یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. تو آپ اپنے تمام بچوں کو یہ ویکسینیشن کروائیں تاکہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں اس بیماری کے خلاف. اس وقت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی, جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے آلودگی کے ذرات ہوا میں پھیلتے, آلودگی کے ذرات اس بیماریوں کی وجہ بنتے چلے جا رہے ہیں. تو ویکسینیشن جو ہے وہ لازم ہے. UC2 کے اندر بھی جو ہے وہ ویکسینیشن کا عمل جاری ہے جو اب سے 25 مئی تک جاری رہے گا. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.